देखिए हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास शुरू किए हुए हैं, ठीक है। और आपने पहले क्लास यानी पिछले क्लास में देखा क्या, जो बिहार का इतिहास लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है। अब ये वर्ष क्यों यूज किया, ऐसा नहीं है 1 लाख वर्ष पहले बिहार बना है, यानी इसका अर्थ होता है 1 लाख वर्ष पहले लगभग बिहार में लोगों के प्रमाण मिले हैं, है नहीं भाई। इतिहास तो जब से लोग होगा तभी से इसका प्रमाण होगा ना। और उस समय जो हम लोग देखे तो उस समय कौन सा काल चल रहा था, पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ है जो पत्थरों का प्रयोग, दैनिक जीवन के लिए पत्थरों का प्रयोग। उस समय के लोग क्या करते थे, पत्थरों से शिकार करते थे, है कि नहीं। तब के सब शिकार करते थे, इसका प्रूफ कैसे मिला, तो लोग करते क्या थे, जो भी दीवार होता था या पहाड़ होता था या गुफाएं होती थी तो वहाँ पे चित्र बना दिया जाता था, ठीक है। चित्र बनाया जाता था जिसके कारण क्या होता था, वहाँ से पता चलता था इस समय ये शुरुआत हुई थी। तो पाषाण काल को भी हम लोगों ने 3 भाग में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल जो बंटवारा हुआ है वो किस आधार पर बंटवारा हुआ है, पत्थरों के आकार और आकृति के आधार पे। शुरुआत में बड़े थे, फिर धीरे धीरे छोटे होते गए और अंत में जो तीर धनुष का भी विकास होगा, ठीक है। तो पाषाण कालीन जो पूरा पाषाण स्थल था सबसे पहले कहाँ मिला, मुंगेर, नालंदा और नए खोज के हिसाब से पश्चिमी चंपारण में भी मिले। मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है, मुंगेर से। और नव पाषाण काल में चिरांद, चेचर, मनेर, कुतुबपुर। आगे चल के आया ताम्र पाषाण कालीन, यानी जब पत्थरों के साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। तो वो जो स्थल कहाँ से मिला है, चिरांद, चेचर, मनेर, ताराडी, सोनपुर और सेनवार, यहाँ तक देखे थे। ये आपको जगह है याद रखना है और किस काल का जगह है। बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है, नाम है ताम्र पाषाण यानी पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग। तो उस समय खेती शुरुआत हुई थी नव पाषाण काल में, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपका खेत है और उस खेत को खोदने के लिए आपके पास पत्थर है, क्या पत्थर से खेत जोत पाइएगा, नहीं जोत पाइएगा, बहुत मेहनत का काम है। तो इसलिए सीमित मात्रा में जो है पत्थर को छोटे जो कुल्हाड़ी फावड़ा बनाया गया, लेकिन उससे खोद नहीं पाता था, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ये पूछा जाए क्या दक्कन क्षेत्र में या महाराष्ट्र के क्षेत्र में कोई ऐसा पाषाण कालिक स्थल मिला है या नव पाषाण कालिक, नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पत्थर है, पूरा जमीन पठारी एरिया, उसको आप खोदिएगा कैसे, है कि नहीं। तो जीवन जीने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो नदी होना चाहिए जाके आप पानी की व्यवस्था कर सके, पेड़ पौधे होने चाहिए। जब मान के चलिए जब ये किसी नहीं होता था तो पेड़ पौधे होते तो फल खा करके जानवर खा कर रहते थे, लेकिन पठारी क्षेत्र में ना तो पेड़ है ना पौधे हैं, खेती तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई औजार है नहीं। लेकिन आजकल क्या, आजकल ट्रैक्टर थ्रेसर इतना टेक्निक आ चुका है, जब पत्थर को क्या पहाड़ को भी खोद सकते, ठीक है। तो वहाँ तक हम लोग देखे थे। फिर आए थे किसमें, वैदिक काल में। तो देखिए वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बिहार की चर्चा नहीं की गई है। बिहार की चर्चा सर्वप्रथम किसमें की गई है, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में बिहार को के लोगों को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब निम्न कुल का, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और जो आर्य क्षेत्र से बाहर होते थे उसे क्या मानते थे, निम्न कुल के, यानी ब्राह्मण। तो बिहार के क्षेत्रों की चर्चा सबसे पहले कब की गई है, अथर्ववेद में। और इसमें बिहार के लोगों को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। और ऋग्वेद में बिहार के लोगों को क्या कहा जाता था, कीकट। इसके अलावा जो है शतपथ ब्राह्मण में भी बिहार के क्षेत्र की चर्चा है। तो ये 3 पुस्तक जरूर याद रखिएगा। पहली बार चर्चा अथर्ववेद में, और किस ब्राह्मण पुस्तक में है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। ऋग्वेद में भी चर्चा है, तब के ऋग्वेद तो पहले आया है ना,
तो ऐसा नहीं है, ऋग्वेद में 2-3 भाग बाद में भी जुड़ा हुआ है कि नहीं। कोई किताब एक दिन में नहीं लिखा, वो किताब बनते जाता था, लिखते जाता था। अब जैसे मान चलिए कोई किताब अभी हमने शुरुआत कर दिया और वहाँ ख़त्म कर दिए, फिर आगे चल करके कोई आज से 50 साल 100 साल बाद उसमें नया चीज़ जोड़ दे, फिर 1000 साल बाद आते बढ़ते नया चीज़ जुड़ते चला जाए। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पहले डाल्टन ने कहा जो भाई परमाणु टूट नहीं सकता है, फिर आगे चल कर नहीं परमाणु भी टूटता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। फिर आचा करके उसके और अंदर गया, न्यूक्लियस को भी तोड़ा गया, है कि नहीं। तो धीरे धीरे जुड़ता चला जा रहा है, विषय बनता चला जा रहा है कि नहीं। उसी तरह ऋग्वेद अभी बनते चला जुड़ते चला जा रहा था, उसमें नया नया अध्याय जोड़ते गया। इसीलिए ऋग्वेद में भी चर्चा है बिहार के क्षेत्रों की, लेकिन वो बाद में किया गया, उससे पहले अथर्ववेद में लिखा जा चुका था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं महाजनपद कालीन बिहार में। तो यहाँ आपने देखा था महाजनपद काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपद काल की शुरुआत कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका मतलब आज से कितने साल पहले? आज से 600 साल पहले। यानी अभी कौन सा साल चल रहा है? लगभग 2100 लगभग, है कि नहीं। लेकिन अगर ईसा पूर्व लगा हो तो 0 से और 600 साल पहले, तो यानी इधर 2100 और उधर 600 जोड़ दीजिए, तो लगभग आज से 2700 साल पहले ईसा पूर्व। यानी जब 1 जनवरी सन 0 था, उससे पहले का काल। तो इधर तो आप जोड़ लीजिए, आप कितना 2025 25 आ गया है ना, और उधर 600 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो 2625 26 यानी लगभग 2600 साल पहले की यह घटना है। और इस समय जो महाजनपद जो है, तो एक पुस्तक था बौद्ध साहित्य जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई, यानी 16 महाजनपद। जनपद मतलब जिसको आप राज्य कहते हैं, 16 महाजनपदों की चर्चा की गई। और इसके अलावा एक और पुस्तक है भगवती सूत्र में। तो अगर पहले पूछा तो पहले इसमें चर्चा हुआ है, बाद में इसमें चर्चा हुआ। चर्चा दोनों में है, लेकिन पहले किस में हुआ है? अंगुत्तर निकाय में। तो ये जब भारत का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है, लेकिन हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में था। वो कौन कौन सा था? अंग, मगध और वज्जी संघ। अंग, मगध और वज्जी संघ। अच्छा, ये आप ये सोच सकते हैं आखिर इतने बड़े बड़े राज्य कैसे बन गए? आखिर क्या हुआ? जो डेली जीवन जीने वाला व्यक्ति, जंगल में घूमने वाला व्यक्ति, पशुचारण करने वाला व्यक्ति राज्य बना लिया। देखिए, इस काल में इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे प्राचीन भारत में, इस काल में लोहे की खोज हुई। अब लोहे की खोज हुई तो लोहा से क्या था? लोहा से हल बनाया गया, फावड़ा बनाया गया। तो आप सोचिए आपके पास एक लोहा का हल हो, लोहा का फावड़ा, फावड़ा मतलब जिसको आप लोग कुदाल कहते हैं, है नहीं। तो कुदाल तो भाई आप लोग अपने लोकल में यूज करते हैं ना, इसको कहते हैं फावड़ा। आप सोचिए आपके पास एक पत्थर का फावड़ा हो और एक लोहे का फावड़ा हो, तो मिट्टी किस में आसानी से खुद जाएगा? लोहा में। मिट्टी आसानी से खुदेगा तो खेती भी अच्छी होगी, है कि नहीं। खेती अच्छी होगी तो अनाज ज़्यादा होगा, अनाज ज़्यादा होगा तो आप अनाज बेच करके अदला बदली बिजनेस व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, है कि नहीं। अब मान के चलिए सिंपल सी बात है, हम अनाज बना रहे हैं, अनाज बढ़ा रहे हैं, खेती पे कंट्रोल मेरा है, पता चला हमसे ज़्यादा अनाज आपके पास है, क्योंकि आपके पास क्षेत्र ज़्यादा है, तो हम तो चाहेंगे ना आपके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। तो हम कभी भी आपके क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चलिए मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और मेरे पास 3 एकड़ ही ज़मीन है,
तो हम क्या चाहेंगे, भाई मेरे पास एकड़ जमीन कम है, मेरे पास उत्पादन कम हो रहा है, तो हम चाहेंगे मैं ज़्यादा क्षेत्र मेरे कब्जे में हो, तो हम बार बार आप पे हमला करेंगे। तो हमला करने के लिए हमें हथियार चाहिए, तीर, भाला, धनुष। तो इससे क्या होता था, जो धीरे धीरे सेना का विकास हुआ, सेना का विकास होगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रशासन संभालने, प्रशासन का भी विकास होगा, तो धीरे धीरे राज्य की स्थापना बनना शुरू हो गया। क्यों, आपने भाई अनाज बढ़ाया तो इनकम बढ़ा, अब उसको बचाना भी तो है। अभी आप खेत में धान और काट के छोड़ देते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि कोई उठा के लेके चल जाएगा, और उसमें तो कोर्ट भी नहीं होता था, न्यायपालिका भी नहीं होता जाकर आप जहाँ केस कर सकते थे, जिसके हाथ में हो गया उसी का हो जाता था। इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए सेना का निर्माण होगा, प्रशासन का निर्माण होगा, ताकि हम अनाज को बचा सके। और इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये क्या बन जाएगा, महाजनपद। इसमें विशेष चर्चा जब हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास देखेंगे उस पर होगी। अभी हम लोग क्या देखते हैं, महाजनपद काल में बिहार से 3 राज्यों की चर्चा की जाती है, अंग, मगध और वज्जी संघ। और इसकी चर्चा कहाँ की गई, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। यहां तक देखे थे न कल। अब देखिए यहां तक लिखवा भी दिए थे न कल। देखिए इसके अलावा जो है 2 पवित्र ग्रंथ में भी इसकी चर्चा की गई है। वो कौन सा है, रामायण और महाभारत। देखिए ये इसलिए यहां जिसकी चर्चा की जाती है क्योंकि इसका मतलब जो चर्चा रामायण महाभारत हुआ, इसका मतलब होगा तभी ना। रामायण में कौन से राज की चर्चा की गई है? हाँ, अच्छा महाभारत में किसकी किसकी चर्चा की गई है? अंग का है। अंग का राजा किसे बनाया गया था? मगध का भी चर्चा है, जरासंध का। इसका मतलब उसमें समय था कि नहीं? रामायण में भी चर्चा की गई है विदेह राज की। किसकी चर्चा की गई है? विदेह राज की। आपके सर विदेह कहां से आ गया? तो वो जो वज्जी संघ आप देख रहे हैं, ये वज्जी संघ है ना भाई। 16 महाजनपद एक वज्जी संघ भी था ना। संघ है तो इसका मतलब कई सारे ग्रुप होंगे इसमें। इसी वज्जी संघ में 8 ग्रुप थे। एक था वज्जी, लिच्छवी, विदेह, कुरु, इक्ष्वाकु, भोज, उग्र। कितना हो गया? 7। वज्जी, लिच्छवी, विदेह, कुरु, इक्ष्वाकु, भोज, उग्र, और एक कौन था? 7, 8वां जात्रिक। ठीक है, तो इसलिए भाई चर्चा किसमें है? वज्जी संघ में वज्जी, लिच्छवी, विदेह, कुरु, इक्ष्वाकु, भोज, उग्र और जात्रिक थे। इतने सारे संघ थे। और उसी में एक संघ विदेह भी है जिसकी चर्चा रामायण में की गई है। इसमें थोड़ा सा कहानी इसका थोड़ा ऐसा है जो लोग विश्वास जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन चर्चा है तो कहानी थोड़ा सा बताना पड़ता है। लेकिन इतिहास किसकी आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। इस विदेह राज है, रामायण में इस विदेह राज की चर्चा की गई है, जो वर्तमान में आज के हिसाब से कहाँ पर स्थित है? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, फिर उसके बाद शिवहर, ये सब क्षेत्र में। आप ऐसे समझ लीजिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक नदी। यानी इसका जो सीमा था, इधर गंडक नदी, इधर कोसी नदी, इधर गंगा नदी और इधर हिमालय। और इसके बीच में ये क्षेत्र बसा था विदेह। इसकी चर्चा किसमें की गई है? रामायण में भी की गई है।
तो बताइए इसका नाम विदेह क्यों पड़ा होगा और इसकी स्थापना किसने किया? चलिए बता देते, इसकी स्थापना किए हैं एक निमि नामक व्यक्ति ने। किसने स्थापना किए हैं? निमि नामक व्यक्ति ने। लेकिन इसका नाम विदेह क्यों पड़ा? इसमें कहानी ऐसी, इसमें चर्चा बार बार कर रहे हैं। देखिए ऐसे लिखिएगा नहीं, इसका कहानी क्या है। निमि जो थे उन्होंने क्या किया, अपना एक राज्य बनाया, ठीक है। अब निमि क्या करते थे, इसको उस मतलब भारत से जो क्षेत्र थे इसमें अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, यानी कोई उन्नति नहीं हो रहा था। तो ये गए गुरु वशिष्ठ के पास, जो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा यज्ञ करा दीजिए ताकि वर्षा हो, वर्षा होगा तो यहाँ पे अनाज उपजेगा, अनाज उपजेगा तो लोग गरीबी से दूर होंगे, भुखमरी से बचेंगे। अब वशिष्ठ ऋषि किसके ऋषि थे? गुरु वशिष्ठ। ये थे इंद्र के गुरु। किसके गुरु थे? इंद्र के गुरु। और उसमें इंद्र भी पूजा करवा रहे थे। तो निमि, अब एक तरफ निमि कह रहा हो सर आप मेरी पूजा करवाइए, और इंद्र अपने पास रखे थे। तो वशिष्ठ ने क्या किया, इंद्र की पूजा में भाग लिया, इसको मना कर दिया। बोला पहले इंद्र की पूजा करा लेते हैं, यज्ञ करा लेते हैं, फिर हम तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो चुका था जो निमि ने सोचा नहीं इसके चक्कर में रहेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो निमि कहाँ चले गए? गौतम ऋषि के पास। किसके पास चले गए? गौतम ऋषि के पास, और यज्ञ शुरू करवा दिया। क्लियर है? और जब वशिष्ठ ऋषि यहाँ पूजा करा करके लौटे, यहाँ पे देखा भाई यज्ञ तो चल रहा है, भाई इज्जत पे पड़ गया, भाई हमने कहा हम आ रहे हैं, फिर इन्होंने वेट नहीं किया, ठीक है। तो तुरंत इन्होंने क्या किया, निमि को श्राप दे दिया और इसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो फिर बाद में पता चला, बाकी ऋषियों ने यज्ञ करते रहे, तो पता चला भाई ये जो यज्ञ करवा रहे हैं ये प्रजा के हित में करवा रहे हैं, है कि नहीं। अब प्रजा के हित में, बस आप राजा हैं तो आपका एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रजा का हित, ठीक है। तो प्रजा के हित में था, तो अंत में क्या किया, इसको जीवन दान देने की कोशिश की गई। इसी जिसको पता चल गया भाई हमसे गलती हो गया, तो निमि को जो फिर से जीवित रखना चाहते थे, तो बोला अब तो हम मर चुके हैं और धरती का नियम जो मर गया वो जीवित नहीं होगा, तो इसीलिए आप जो है हमें शरीर जो है नहीं दीजिए, ठीक है, हम बिना देह के रहेंगे, यानी विदेह, ठीक है। किसके नाम पे इसका राज का क्या नाम पड़ा था? विदेह। ये जीवित था लेकिन शरीर इससे अलग था, इसलिए विदेह कहा जाता है, ठीक है। और अंत में उसी शरीर से, यानी मृत शरीर से ही, यानी इसके मृत शरीर से ही एक नए बच्चे का जन्म कराया जाएगा जिसका नाम होगा मिथि। जिसका नाम क्या होगा? मिथि। यानी निमि एक मृत शरीर था, यानी बिना देह वाला व्यक्ति था, और इसी के मृत शरीर से एक व्यक्ति का जन्म करवाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? मिथि। और यही मिथि जा करके क्या बनाएगा? एक नया क्षेत्र, इसी के नाम पे पड़ेगा मिथिलापुरी, यानी विदेह राज्य होगा, इसकी राजधानी कहाँ होगी? मिथिलापुरी। अब मिथिलापुरी किसके नाम पे पड़ा है? मिथि के नाम पे। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है, ये बस कहानी कहने के लिए विदेह क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये बिना देह के था। आपको बस इतना याद रखना है, जो विदेह राज की स्थापना निमि विदेह ने किया, तथा इसकी राजधानी थी मिथिला, जो इसके पुत्र मिथि के नाम पर पड़ा। और इसी समय से ये जो मिथि थे, इन्होंने एक अपना नया सरनेम, सुनते हैं जिससे आप लोग जाति लगा लेते हैं, तो इन्होंने एक नया सरनेम शुरू किया जिसका नाम जो था जनक। ये थे प्रथम जनक, मिथि जनक, ठीक है। और इसी के वंश में आगे चल करके जो 25वां राजा होगा, जिसकी पुत्री होगी सीता, और सीता की शादी किससे होगी? राम से। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा। तो रामायण में चर्चा की गई है। अच्छा बताइए, तो सीता के पिताजी का क्या नाम था? भाई जनक तो सरनेम है, जैसे आपका नाम क्या है? जैसे मान लीजिए, अब किसने कहा जनक? कभी रितेश। आपका नाम क्या है? रितेश, बताइए। तो आप तो करें यादव नाम है आपका। यादव क्या है?
सरनेम है, तो जनक भी सरनेम है। नाम क्या है इसका ओरिजिनल? ऑप्शन दे। चलिए पहला ऑप्शन है, चलिए आप ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, शिरध्वज जनक। ये 25वें राजा है जिसकी पुत्री होगी सीता। ठीक है, और सीता का विवाह किससे होगा? राम से होगा। तो यहां आपको डिटेल पता नहीं जाना, बस सिंपल में लिखना है। देखिए, ये तो हम लोग देख लिया रामायण में। महाभारत में भी चर्चा की गई है। महाभारत में अंग और मगध की चर्चा की गई है। ठीक है, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें अंग और मगध की चर्चा की गई है। ठीक है, अंग में आपने देखा होगा, अंग के राजा किसे बनाया गया था? कर्ण को। किसने बनाया था? दुर्योधन ने। अब मगध के राजा कौन थे? जरासंध। ठीक है, यानी इसकी चर्चा है। अच्छा ये बताइए, जरासंध जो है कृष्ण से क्यों इतना चिढ़ते थे? 100 से ऊपर हमला किया है, हमेशा जीतते थे, लेकिन कंस उसका दामाद था। कृष्ण ने कंस की हत्या की तो जाहिर सी बात है उनका ससुर तो गुस्साएगा ही ना। और याद है, मगध जरासंध कृष्ण से हारने वाला तो था नहीं। तो जरासंध आगे चर्चा करें, उसकी भी चर्चा आएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक चर्चा कर देते। जरासंध उसका नाम क्यों पड़ा था? ये पौराणिक कहानी के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से नहीं है। देखिए, जब इसका जन्म हुआ था तो इसके पीछे कहानी है। जो इसके पिता का नाम तो चर्चा भी नहीं ध्यान में आ रहा है। उसकी 2 पत्नियां थी। जो कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो उसे फल दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, फल को आधा आधा काट के दोनों पत्नी में मार दिया। इसीलिए जब बच्चा जन्म हुआ तो आधा बच्चा इसके गर्भ से, आधा बच्चा इसके गर्भ से। तो सभी ने इसे क्या किया, मृत मान करके उसे फेंक दिया। तो उसी समय उस राज में थी एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। जब उसको खाने के लिए गई, देखा फेंका हुआ 2 टुकड़ों में बच्चा पड़ा हुआ है, तो वो बच्चा रो रहा था। तो ये आश्चर्य में आ गया, तो ये कैसा? तो फिर दोनों को जैसे चिपाई, फिर उसका जन्म हो गया। तो जरा जो उसको जोड़ दी, तो इसी नाम उसका जरा संग हो गया था। तो उसकी मृत्यु भी 2 टुकड़ों में ही होना था। तो ये सब ऐतिहासिक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी, मैथोलॉजी, जिसका कोई पौराणिक ये प्रूव नहीं है। अब याद है, हम लोग तो इतिहास पढ़ें तो इतिहास में उसी चीज़ों का प्रूफ पढ़ेंगे जिसका प्रमाण है। आप बाकी कहानी जो हम बताएं, निमी विदे की बताएं या इसकी बताएं, ये सब आप चौक चौराहे पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। परीक्षा में राम को एक व्यक्ति के तौर पे ही दिखाना है, और रियल में जो आप मानते हैं, जो उसको आपको जैसे मानना है वैसे मान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी इतिहास के हिसाब से भगवान की चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। इतिहास में हम लोग भगवान करने मतलब अच्छा गुण को मान के चलते हैं। ईश्वर की चर्चा इतिहास में नहीं होती है। कि इतिहास तभी चलेगा जब आप उसका कोई प्रूफ दे सकते हैं। इसके लिए एक अलग भाग बटा हुआ है, पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं जो जिसका कोई प्रूफ नहीं है, या जिसको प्रूव करना इतना आसान भी नहीं है। तो हम लोग को चलेंगे प्रूफ के हिसाब से। तो इसमें महाजनपद में जो है, महाभारत में अंग की भी चर्चा की गई है। ठीक है, अंग राज्य। तो अंग जो है वर्तमान में किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अंग जो है वर्तमान में 3 क्षेत्र में है, भागलपुर, और बांका। अभी का जो क्षेत्र है इसमें आप लखीसराय भी जोड़ दीजिए। तो ये सब क्षेत्र जो था, ये किसका क्षेत्र था? अंग का। ठीक है, अभी के हिसाब से अंग का जो स्थापना हुआ, एक राजकुमार था अंग। ये भी पौराणिक कथाएं हैं। अब कब आया कब गया इसकी कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। तो अंग की स्थापना एक अंग नामक व्यक्ति ने किया था। लेकिन हाँ, जिसका प्रूफ है, जिसमें इतिहास में चर्चा है,
तो अंग का जो पहला आर्य शासक है, यानी जब वो आर्य यहां आएंगे तो पहला आर्य शासक कौन होगा? पहला आर्य शासक है तितुक्षी। यानी देखिए अंग राज की स्थापना एक अंग नामक व्यक्ति ने किया है। अब ये कब किया है इसका कोई प्रूफ प्रमाण अभी नहीं है, लेकिन जिसका प्रमाण है जो पहले शासक वहां थे आर्य शासक, वो कौन थे? तितुक्षी। ठीक है, यानी अंग के पहले आर्य शासक कौन है? तितुक्षी। अंग की राजधानी जो थी, पहली राजधानी थी अंग की मालिनी। कहां पे थी? मालिनी। अंग की पहली राजधानी यानी प्रथम राजधानी कहां था? मालिनी। क्यों? क्योंकि अंग के बगल से एक मालिनी नदी बहती थी, मालिनी नदी, और इसी के नदी के नाम पे एक शहर बना था मालिनी, जो अंग की राजधानी थी। राजधानी का मतलब क्या बताइए? राजधानी किसे कहते हैं? जहां से शासन प्रशासन चलता है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? वही संसद, वही है ना, वही शासन चल रहा है ना। और बिहार, यहाँ की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना। क्यों? क्योंकि पटना से बिहार का शासन चलता है। तो पहली राजधानी कहाँ थी? मालिनी। और ये नाम क्यों पड़ा था? मालिनी नदी के कारण। लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या बन जाएगी? चंपा। तो मगध की दूसरी राजधानी कौन होगी? चंपा। जिसे आगे चल करके ह्वेनसांग नाम के एक चाइनीज व्यक्ति आएंगे, जो अपनी पुस्तक में इसको चंपा की जगह क्या लिख दिया था? चेनप्पो। ठीक है, यानी अंग की पहली राजधानी मालिनी किसके कारण पड़ा था? मालिनी नदी के कारण। और बाद में इसकी राजधानी क्या होगी? चंपा। और ह्वेनसांग ने इस चंपा को क्या नाम से बुलाएगा? चेनप्पो। ठीक है, आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बिंबिसार। बिंबिसार क्या करेगा? अंग को किसमें मिला लेगा? मगध। ठीक है, यानी अंग का विलय कब होगा? किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, और इसका आखिरी शासक कौन रहेगा? कौन है बताइए? यानी आखिरी शासक ब्रह्मदत्त, जिसको पराजित करके बिंबिसार अंगों को किसमें मिला लेगा? ठीक है, तो समझिए अंग की चर्चा महाभारत में की गई है, अंग की चर्चा अंगुत्तर निकाय में की गई है, अंग की चर्चा भगवती सूत्र में की गई है, और सबसे पहले किसमें की गई है? अंग की चर्चा सबसे पहले अथर्ववेद। पहली चर्चा बिहार से संबंधित जो भी शहर होगा सब में अथर्ववेद, आंख बंद करके लगा दीजिएगा अगर अथर्ववेद ऑप्शन में है तो, है कि नहीं? क्यों हमने क्या लिखा था? बिहार के क्षेत्र की चर्चा अथर्ववेद में की गई है, तो यही सब क्षेत्र था ना। और अंग की स्थापना एक अंग नामक राजकुमार ने किया। ठीक है, एक पौराणिक राजकुमार है जिसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए पहला आर्य शासक कौन है? तितुक्षी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? मालिनी, जो मालिनी नदी के कारण बना। आगे चल के राजधानी अगला बन गया चंपा, जिसे चेनप्पो भी कहा जाता है। ठीक है, और अंत में बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को किसमें ला लेगा? मगध में ला लेगा। तो लिखिए, ठीक, अगला आते हैं वैशाली। ठीक है, अगला क्या है? वैशाली। लिखिए, हेडिंग दीजिए आप लोग। देखिए, ये भी घटना जो है ना, ये पौराणिक कहानी से ही आधारित है। इस क्षेत्र में पहले एक राजवंश होता था
वैशालिक राजवंश, यानी इस क्षेत्र वैशाली क्षेत्र, हाँ आजकल जिसको कहते हैं हाजीपुर वैशाली, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक राजवंश हुआ करता था, वैशालिक राजवंश। ये भी पौराणिक कथा से है, यानी पौराणिक कथा का मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो चलता आ रहा है। इसी के जो इस राजवंश के जो संस्थापक थे, इस राजवंश के संस्थापक वो थे नमनेदिष्ट। कौन थे? नमनेदिष्ट। यानी इस क्षेत्र में एक राजवंश था, वैशालिक राजवंश, जिसके संस्थापक कौन थे? नमनेदिष्ट। और इसी वंश में एक शासक बना विशाल, यानी वैशालिक राजवंश में एक शासक था विशाल, ठीक है, जिन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था वैशाली। तो वैशाली शहर की स्थापना किसने किया है? विशाल नामक राजकुमार ने। और ये विशाल किस वंश से जुड़ा हुआ था? वैशालिक वंश से। क्लियर है? ये सब पौराणिक कहानी है, इसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन फिर भी चलता आ रहा है, ठीक है। और जब ये वैशाली की स्थापना करेंगे तो इसी का जो आगे चल करके इस वंश का जो आखिरी शासक होगा सुति। आखिरी शासक कौन होगा? आखिरी शासक होगा सुति, जिसे इसका इतिहास है सुति का, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लिच्छवी पराजित करेगा। कौन पराजित करेगा? लिच्छवी वंश। ठीक है। और कब्जा किस पे कर लेगा? वैशाली पे। तो हम लोगों का जो इतिहास शुरू होता है कहां से शुरू होता है? लिच्छवी वंश। याद है लिच्छवी लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए वैशाली इस क्षेत्र में एक राजवंश हुआ करता था, वैशालिक राजवंश, जिसके संस्थापक कौन थे? नमनेदिष्ट। इसी का जो 24वां राजा था, यानी इसी का 24वां वंश, 24वां वंश समझे ना, 24वां राजा। कैसे 24वां राजा करने का मतलब है? इससे पहले 23 राजा हो चुके। तो विशाल जो था, इसी ने एक शहर बनाया वैशाली। और इसी में आगे चलकर जो आखिरी शासक होगा सुति, जिसको पराजित करेगा लिच्छवी वंश का, जिसका नाम होगा सुपुष्पा। सुपुष्पा। ये कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और वैशाली पे किसका राज हो जाएगा? लिच्छवी का राज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है दुनिया में? है? हम वैशाली से, हाजीपुर तो इधर बना है ना। वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? यह है दुनिया का पहला गणतंत्र। कहाँ का है? दुनिया का पहला गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या? चुन के राजा बनाया जाता था। अब सोचिए, जिस काल में राजा महाराजा होते थे उस काल में चुनने का प्रक्रिया अपनाया गया, ठीक है। गणतंत्र क्या? लोगों में से चुना जाना। वैसे जब आप लोग डीपली पढ़िएगा मुख्य परीक्षा में, तो सबको चुनने का, खड़ा होने का अधिकार नहीं था। 5-10 लोग चुन लिए जाते थे और वही 5-10 मिल करके जो है प्रशासन संभालते थे। तो उस काल में जहाँ सोचिए चुनाव नाम का शब्द नहीं होता था, उसमें 5-10 लोग का ग्रुप बन के शासन चलाता था, तो गणतंत्र तो होगा ही ना। आज के हिसाब से नहीं, देखिए उस समय के हिसाब से देखिए, जहाँ राजा महाराजाओं का काल था वहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई। यह है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। दुनिया में पहली बार गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली। ये दुनिया की बात करें, सिर्फ बिहार की, भारत की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और आगे चल करके इसी लिच्छवी वंश का जो आखिरी शासक होगा जय कामदेव, जिसे
पराजित करके अजात शत्रु पराजित करके इसको किस में मिला लेगा? मगध में मिला लेगा। ठीक है, तो अगर आपको देखिए यहां दो सवाल प्रमुख होता है, एक होता है वैशाली की स्थापना किसने किया है? विशाल। और दूसरा दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली। ठीक है, देखिए आगे। मगध। मगध देखिए, मगध जो है वर्तमान के हिसाब से कौन से क्षेत्र में जुड़ा हुआ है? पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल इत्यादि। यानी वर्तमान का जो ये क्षेत्र है, पटना गया का जो क्षेत्र है, वो सब एरिया वो किसका हिस्सा था? मगध का हिस्सा था। अब इसमें जो पहला राजवंश है ये भी पौराणिक राजवंश है, इसकी चर्चा कभी होती है कभी नहीं होती है, तो एग्जाम देते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो कहा जाता है सबसे पहले मगध राज की जो है सबसे पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना किसने किया था? इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। यानी मगध वंश का जो है, मगध क्षेत्र का पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना किसने की? बृहद्रथ। और इसकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? गिरिब्रज कहिए, गिरिब्रज, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, गिरिब्रज हो गया, या राजगिरी, या कुशाग्रपुर। यानी मगध की पहली राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज कहिए, राजगिरी कहिए, या कुशाग्रपुर कहिए। ठीक है, यानी मगध का पहला वंश है बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज कहिए, या राजगिरी कहिए, या कुशाग्रपुर। और इसी का पुत्र, बृहद्रथ का पुत्र ही होगा कौन? जरासंध, जो सबसे प्रभावी राजा होगा। यानी बृहद्रथ का पुत्र कौन होगा? जरासंध। और ये जो जरासंध है ये क्या करेगा? कई राज्यों को पराजित करेगा। देखिए पराजित करेगा लिख रहे हैं, मिला नहीं लिखे, पराजित करेगा। किसको किसको पराजित करेगा? कौशल, काशी, केदी, मालवा, अंग, बंग, फिर कश्मीर, गांधार और कलिंग। यानी बृहद्रथ वंश का जो जरासंध होगा वो कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में करेगा, जिसमें है कौशल, काशी, चेदी, मालवा, अंग, बंग, कश्मीर, गांधार और कलिंग। देखिए पराजित किया है, मिलाया नहीं है। पराजित करना और मिलाना दो अलग चीज है। ठीक है, देखिए अंग को पराजित किया है, लेकिन मिलाएगा कौन? अंग को अजात शत्रु आगे चल करके। अगर आप मैप पे देखना चाहेंगे, अगर उस हिसाब से अभी के हिसाब से अगर आप देख लीजिए, सबसे पहले भारत का नक्शा बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है ना। देखिए अभी के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो ये मगध कहाँ पे था? इस जगह पे क्या था? मगध। अंग भी आपको यहां मिल जाएगा, अंग, बंग यानी बंगाल,
कलिंग यानी उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, काशी, काशी यानी बनारस। कौशल यानी, कौशल जो आजकल का वो एरिया है, क्या कहते हैं, गोरखपुर, ये सब जो क्षेत्र है, ये हो गया आपको कौशल। इसके बाद चेदी, चेदी कहाँ है, बुंदेलखंड। मालवा आपको ये वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र मालवा। कश्मीर तो आप जान ही रहे हैं। और उसके बाद क्या है, गांधार, यानी गांधा यानी यहाँ पे, जिसको आजकल आप लोग काबुल और कहते हैं। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक कब्जा कर लिया था वो। लेकिन ये क्या है, पौराणिक कहानी में लिखा हुआ है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। ये आपको महाभारत में मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रूफ इसका नहीं है। लेकिन हाँ, इसी बृहत वंश का आखिरी जो राजा था वो था रिपुंजय। बृहत वंश का आखिरी राजा कौन था, रिपुंजय, जिसकी हत्या उसके एक मंत्री कौन करेंगे, पुलिक। यानी बृहत वंश का आखिरी राजा कौन होगा, रिपुंजय, जिसकी हत्या उसके एक मंत्री पुलिक करेंगे। और इसी के बाद ये क्या होगा, बृहत वंश समाप्त हो जाएगा, एक नया वंश बनेगा हर्यक वंश, जिसकी स्थापना कौन करेंगे, पुलिक के पुत्र बिंबिसार, ठीक है। तो पुलिक के पुत्र ही है बिंबिसार, जो क्या करेगा, हर्यक वंश की स्थापना करेगा। और इतिहास में जो है हमारे पास ये हर्यक वंश से ही चर्चा मिलती है, जिसका प्रूफ है, ऐतिहासिक प्रूफ है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका चर्चा केवल आपको महाभारत में ही मिलेगा, या उससे संबंधित जो किताबें हैं उसी में ही मिलेगा, ठीक है। देखिएगा।